हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो कृपया करें इसे सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर उजागर हो रहा होगा या उठ रहा होगा कि रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट चैप्टर का नाम क्यों रखा गया। चलो इसके नाम के ऊपर बात कर लेते हैं। रिसोर्सेस मतलब किसी भी चीज़ का हम यूज़ करें, ऐसी चीज़ों को हम रिसोर्सेस कहते हैं। इसका मतलब आप सोच रहे होंगे कि सारी चीज़ें रिसोर्सेस है। हाँ, तो आपका ये कहना सही है कि सारी चीज़ें क्या है, एक रिसोर्सेस है। और डेवलपमेंट, हम रिसोर्सेस का यूज़ करते करते कैसे डेवलप्ड हो जाएंगे, हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो भाई पहले हम पढ़ेंगे कि रिसोर्सेस है क्या, रिसोर्सेस कहाँ से आया, क्या होता है रिसोर्सेस। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। कुछ भी हमारे इन्वायरमेंट में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एवरीथिंग अवेलेबल इन एनवायरमेंट, कोई भी हमारे इन्वायरमेंट में चीज प्रेजेंट होती है जिसे हम यूज करते हैं, और यूज करते समय वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है, और उससे हमें उसका यूज करना आता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि आपके पास माचिस है और आपको यूज करना नहीं आता हो, तो कैसे होगा, कैसे आप आग जलाओगे। तो आपको टेक्नोलॉजी आनी चाहिए उसको यूज करने के लिए। आप उसे खरीद सके, माचिस तो 1 रुपए की होती है, आप उसे खरीद सके और आपका कल्चर उसे एक्सेप्ट कर सके। क्या आपका कल्चर किसी गैंडे को एक्सेप्ट करेगा, क्या आपका कल्चर किसी भी जंगली जानवर को एक्सेप्ट करेगा, तो ना। तो जो चीज़ को एक्सेप्ट करा जा सके कल्चर के द्वारा, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिसोर्सेस का टर्म देंगे। तो आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है। जो ह्यूमन बीइंग होता है ना दोस्तों, ह्यूमन बीइंग क्या करता है, नेचर से पहले इंटरेक्ट करता है। मतलब नेचर से इंटरेक्ट करने का मतलब क्या है, पहले वो नेचर के पास जाता है, वहां जाकर वो चीजें को निकालता है, उसमें टेक्नोलॉजी लगाता है और टेक्नोलॉजी लगाकर उसका इंस्टीट्यूशन बनाता है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल दैट, मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा दोस्तों। एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि मैं नेचर के पास गया, मैंने वहाँ क्या देखा, पानी देखा। तो पानी देख कर मैंने वहाँ टेक्नोलॉजी लगाई, मैंने सारे इंस्ट्रूमेंट लगवाए और मैंने डैम बनाया, फिर मैंने हाइड्रो पावर प्लांट रखा। तो ये क्या हो गया, एक टेक्नोलॉजी हो गई। तो टेक्नोलॉजी हो गई दोस्तों। तो ये क्या हो गया, इंटरडिपेंडेंट रिलेशन हो गया। किसका, इंटरडिपेंडेंट रिलेशन हो गया है, इंस्टीट्यूशन का, टेक्नोलॉजी का, और इन्वायरमेंट से जो हमें थिंग्स मिलती हैं उसका। तो रिसोर्सेस क्या है, एक फंक्शन है जो ह्यूमन बीइंग्स करता है। और ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बीइंग्स रिसोर्सेस नहीं है, क्यों, वो भी तो रिसोर्सेस है। वो सबसे जरूरतमंद पार्ट है रिसोर्सेस का, क्योंकि वो सारी रिसोर्सेस को यूज करता है। और जो भी मटेरियल मिलता है हमें कहाँ से, इन्वायरमेंट से जो भी हमें मटेरियल मिलता है उसको वो कन्वर्ट कर देता है रिसोर्सेस में और उसका यूज करता है। अब हमको पढ़ना है कि जो बेसिस है, यानी जो रिसोर्सेस है, उनको कई सारे पार्ट्स में क्लासिफाई करा गया है। तो लेट्स स्टार्ट। और देखिए यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन्स है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी है। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि पहले हम क्या देख रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देख रहे हैं, तो ठीक है। ओरिजिन, तो उसका पहला टाइप आता है बायोटिक रिसोर्सेस। आपको बायोटिक रिसोर्सेस से क्या समझना है ना, आपको सिर्फ ये समझना है कि ये रिसोर्सेस क्या होते हैं, जिंदा होती हैं और बायोस्फीयर में आपको ऑप्टेन हो जाएंगी। जैसे कि ह्यूमन बीइंग, हम क्या हैं, जिंदा हैं, लिविंग थिंग है, यस। फ्लोरा एंड फाउना, पेड़ पौधे और जानवर, ये भी तो जिंदा हैं। सारी मछलियाँ और लाइव स्टॉक, तो ये क्या है, बायोटिक रिसोर्सेस में आते हैं। अब बात करते हैं अबायोटिक। अबायोटिक आपके नाम पढ़ कर आपको समझ में आ गया होगा कि ये जिंदा नहीं होंगे, जैसे कि रॉक्स, मेटल्स। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। तो आपको पार्ट दिख रहा है, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेस। तो इसको स्टार्ट करते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेस मीन जो क्या हो जाए, रिन्यू हो जाए और रिप्रोड्यूस हो जाए जल्दी जल्दी से, बाय फिजिकली, केमिकली और मैकेनिकली प्रोसेस से। जैसे कि सोलार एनर्जी हो गई, कभी खत्म नहीं हो सकती ना, रिन्यू होती रहती है।
विंड एनर्जी हो गई, कभी खत्म नहीं होगी। वाटर, फॉरेस्ट क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं। ठीक है दोस्तों। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस जो कई सारे साल ले लेती है फॉर्मेशन के लिए, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये करोड़ों साल ले लेते हैं बनने के लिए 1 लीटर। अब बात करते हैं हम अपनी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में। तो जो इंडिविजुअल रिसोर्सेस है, जो इंडिविजुअल रिसोर्सेस है, इसका मीन्स क्या होता है ना दोस्तों, जो खुद की हो, अपनी हो। जैसे कि हमारा घर किसका है, हमारा है, तो ये इंडिविजुअल रिसोर्सेस है। जो हमने झूला लगाया है बाहर, वो किसका है, हमारा है, तो ये इंडिविजुअल रिसोर्सेस है। तो अब बात करते हैं, तो इंडिविजुअल रिसोर्सेस हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेस की। जो कम्युनिटी रिसोर्सेस है, दीज आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। जैसे कि एक कम्युनिटी है, जैसे कि आपकी ग्रुप है कोई। अब आप वो ग्रुप में क्या कर रहे हैं, एक आपने गार्डन बना दिया, तो किसी के एक बाप का नहीं होगा, वो सबका होगा। जैसे कि सोसाइटी पार्क हो गया, गार्डन्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, तालाब हो गया, तो किसी का नहीं होगा, किसी के बाप का नहीं होगा। जितने वहाँ लोग रहते होंगे वो उनका होगा। अब बात करते हैं नेशनल रिसोर्सेस में। जो क्या हो, कहाँ अवेलेबल हो, अपनी कंट्री में अवेलेबल हो। जैसे कि वाइल्ड लाइफ, रिवर्स एरियाज और पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जो चीज़ आती हो, वो किस में काउंट की जाती है, वो नेशनल रिसोर्सेस में काउंट की जाती है। अब बात आती है इंटरनेशनल रिसोर्सेस में। तो दोस्तों जो इंटरनेशनल रिसोर्सेस अब मैं आपको ये जो समझाने जा रहा हूँ, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी से बिलोंग करता है। जैसे कि जियोलॉजिकल रिसोर्सेस होती हैं, जैसे कि मिनरल्स, ऑयल्स, गैस, वैली एक्सेट्रा। और एटमॉस्फेरिक रिसोर्सेस होती हैं, एयर, सनलाइट। अब भाई एयर क्या है, जो अमेरिका में आ रही है वो यहाँ भी तो आ ही रही है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं हम आपसे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें जो है पहली आती है पोटेंशियल रिसोर्सेस। पोटेंशियल रिसोर्सेस एक ऐसी रिसोर्सेस हैं जिसका हम जो उपयोग है वो पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे अपना, लेकिन पोटेंशियल हम लगा रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से उसे यूज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि सोलार एनर्जी है भाई, कभी खत्म नहीं हो सकती, जैसे ये हमको पता। लेकिन जो राजस्थान और गुजरात जैसे जहाँ देश है, जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वहाँ भी उसका अच्छे से फुलफिल यूज्ड नहीं हो पा रहा है। अब बात करते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेस में, जिसकी हमें क्वालिटी और क्वांटिटी पता रहती है कि इतने इतने के हैं, लेकिन उनका यूज भी हमको पता रहता है। जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, और कई सारे फ्यूल्स हो गया। अब बात करते हैं स्टॉक में। जो स्टॉक रिसोर्सेस होती हैं, स्टॉक रिसोर्सेस मतलब जिस हम उसमें पोटेंशियल लगाते हैं जिससे वो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सके, लेकिन उसके हमारे पास क्या होनी हो, वो क्या नहीं होती, टेक्नोलॉजी नहीं होती उसको यूज़ करने की। हमें पता नहीं होता है कि उसे यूज़ कैसे करना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी की किताब में, यहाँ पर कुछ दिया है आपको। जैसे कि वाटर इज कंपाउंड ऑफ टू गैसेस। वाटर क्या है, कंपाउंड है टू गैसेस का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन कैन बी यूज इन अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन हम उसे यूज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें टेक्निकल नो हाउ नहीं पता है कि उसको अलग कैसे करना है, फिर उसका यूज़ कैसे करना है। अब बात करते हैं रिजर्व रिसोर्सेज की। रिजर्व रिसोर्सेज ऐसी रिसोर्सेज होती हैं जिसमें हमको नो हाउ तो पता रहता है कि उसे कैसे यूज़ करना है, लेकिन लेकिन दोस्तों अभी वो यूज में नहीं आ रही है, वो अभी बाद में यूज में आने वाली। जैसे कि रिवर्स हो गई, फॉरेस्ट हो गया, ये क्या होगा, रिजर्व करी गई हैं फ्यूचर के लिए। जैसे कि वाटर इन अ डैम, डैम में जो वाटर है वो अभी यूज तो होगा नहीं भाई, अभी यूज होगा नहीं, वो कब होगा, बाद में यूज होगा। तो ये तो हो गई ऐसी बात। अब बात करते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज क्या है, एक इम्पॉर्टेंट थिंग, चीज है ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए, और तो और ह्यूमन बींग्स की
जो क्वालिटी है लाइफ को उसको मेंटेन करने के लिए। ये एक ऐसा बिलीफ था रिसोर्सेज का, जो लोग सोचते थे कि ये फ्री गिफ्ट है इसका नेचर का। लेकिन अब लोग इसको क्या सोचते हैं कि अब लोग इसका क्या करते हैं, इनडिस्क्रिमिनेटली इसका यूज़ करते हैं। मेजर्स जो प्रॉब्लम दी हैं नीचे आपको मैं वो पढ़ा देता हूँ। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ द फ्यू इंडिविजुअल। जो कम हो रही है रिसोर्सेज वो कम लोगों का ही सेटिस्फाई ग्रीड कर पा रही है। जो एक्यूमुलेशन हो रहा है रिसोर्सेज का वो कुछ के हाथ में है, और वो कुछ कौन होते हैं, या तो हैव्स या हैव्स नॉट वाले, मतलब रिच या पुअर। जो इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है ना रिसोर्सेज का, वो क्या कर रहा है, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस को बढ़ा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ा रहा है, जैसे कि ओजोन लेयर डिप्लीशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन को बढ़ा रहा है। अब बात कर लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट होता है जिसका मतलब क्या है, यहाँ पर दिया है आपको अच्छे वाले अक्षरों में दिया है, आपको अक्षर दिखा दूँ मैं, ये हैं कुछ अक्षर। डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट हो लेकिन एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना हो, और जो डेवलपमेंट हो रहा है प्रेजेंट में होना चाहिए उसको कॉम्प्रोमाइज मत करिए फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, मतलब ख़त्म मत करिए। तो ऐसे ही एक रियो डी जेनेरियो एक बुलाई गई, कहाँ, जहाँ 100 हेड्स अलग अलग कंट्रीज से आए। रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील में है जो जगह, इसको आप रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 भी कह सकते हैं। ये क्या था, पहला अर्थ समिट था, इंटरनेशनल अर्थ समिट। द समिट वॉज कन्वेंट फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये काय के लिए लगाया गया था, क्योंकि जो बहुत सारा पॉल्यूशन हो रहा था, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पूरे ग्लोबल लेवल पर इसको कराना जाना चाहिए था। द असेंबल्ड लीडर साइंस द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी थी उसमें इसको असेंबल कराया गया। रियो कन्वेंशन इंडोर्स्ड द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड एडॉप्ट एजेंडा 24 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। तो रियो डी जेनेरियो कन्वेंशन में क्या कहा गया कि अब एजेंडा 21 अब हमको अचीव करना है विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने आपको बता दिया जिसमें इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए और आप डेवलपमेंट करो। तो आप पढ़ते हैं एजेंडा 21 क्या था। द एजेंडा 21 था ना दोस्तों, इन दिस डिक्लेरेशन साइन बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यूनिसेड। ये एक ऐसा डिक्लेरेशन था जो साइन किया गया, 100 लोग आए थे जहां 1992 में। कहाँ हुआ था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यहाँ किया गया था, जो रियो डी जेनेरियो में प्लेस किया गया था ब्राज़ील में। इसका एम क्या था कि जो ग्लोबल लेवल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कराया जाए। इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिसीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन एंड कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें क्या करना था, जो एजेंडा था वो कह रहा था कि कहीं भी देश में यदि, सॉरी दोस्तों यहाँ पर मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है, थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा प्लीज़। तो वो देश के कह रहे थे कि कहीं भी अगर इन्वायरमेंटल डैमेज होता है, पॉवर्टी आती है, डिसीजेस आती हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कॉपरेशन करना पड़ेगा, ग्लोबल कॉपरेशन करना पड़ेगा, अपने कॉमन इंटरेस्ट्स लाने पड़ेंगे, म्यूचुअल नीड्स होंगी, और एक देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरी देश शेयर करेगा। तो ये क्या था, एक वन मेजर ऑब्जेक्टिव था एजेंडा 21 का, दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21, कि हर एक लोकल गवर्नमेंट अपना लोकल एजेंडा 21 खोल सकती है दोस्तों। तो आज का चैप्टर तो नहीं कहूँगा मैं, जो आज का पार्ट है वो यहाँ पर ही समाप्त होता है। तो थैंक यू फॉर हेयरिंग दिस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, so please like it and share it and subscribe this channel. Thank you.